शासन पे बैठ नहीं, गए यहाँ पे मैं और वही आपको कानून। रोकूंगा। आपका जो कहना है ना कि किसान कहाँ बेच नहीं सकता, ऐसी नहीं है। किसान कोई भी माल हमारे देश में कहाँ पे भी बेच सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जो आप एपीएमसी एक्ट बोल रहे हो ना, अगर आपको आपका दाम मटेरियल बेचना है तो एपीएमसी में, कृषि उपज मंडी में ही बेचना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसान उसके घर से नहीं बेच सकता। और ऐसा नहीं है कि अगर महाराष्ट्र का किसान है, अगर वो एमपी में बेचना चाहता है, यूपी में बेचना चाहता है, बेच सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। कोई पाबंदी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि उसको वो महाराष्ट्र से, भले ही दिल्ली में ज्यादा प्राइस है, वो वहां बेचेगा, किसको बेचेगा? पहचान का व्यापारी नहीं है, बेचे तो लफंडेबाज लोग बहुत है, माल ले लेंगे, पैसा नहीं देंगे, ऐसे किससे हो गए है? और किसान को उतना पता भी नहीं है। आपको भी मालूम है कि किसान जो है इतना एजुकेटेड नहीं है हमारे भारत का किसान। तो ये सारी चीजों का एक इसमें काफी है। बाकी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि कोई वो माल बेच नहीं सकता। वो जहां चाहिए, जिसको चाहिए वो माल बेच सकता है, ऐसी कोई पाबंदियां नहीं है। एक जमाने में आप अगर बोल रहे होंगे कि जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर कॉटन के ऊपर गवर्नमेंट ने कॉटन मोनोपोली एक्ट लगवा दिया था। तो कॉटन मोनोपोली एक्ट में ये होता था कि महाराष्ट्र का किसान सिर्फ महाराष्ट्र में बेचेगा और वो डिस्ट्रिक्ट का किसान वही डिस्ट्रिक्ट में बेचेगा, ये था। लेकिन एक प्रोडक्ट के ऊपर था, दैट इज कॉल्ड कॉटन, और वो हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही था। और वो महाराष्ट्र स्टेट में इसलिए आया था कि कॉटन की प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर रही थी और जो व्यापारी थे बहुत लूट रहे थे। तो वो ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई, यानी इंदिरा गांधी थी उस समय पे, तो उन्होंने ये लाया था कि भाई ये किसान को ये हो रहे हैं। तो फिर उसके ऊपर मिस्टर विजय सिंह मोहिते करके थे, उन्होंने वो जाके वो कानून बताया कि भाई ऐसा करो कि जिस तरीके से हमारा गन्ने के ऊपर है उस तरीके से कॉटन के ऊपर करवा दो। तो इसलिए वो कॉटन मोनोपोली स्कीम आई हमारे महाराष्ट्र के अंदर। और वो कॉटन मोनोपोली स्कीम में ये सारी पाबंदियां थी। लेकिन वो स्कीम ज्यादा चली नहीं, 10-12 साल चली। बाद में उसके काफी जो थे प्लस माइनस वो ध्यान में आ गए। गवर्नमेंट ने भी वो स्कीम पीछे ले लिया है, लोगों ने भी वो छोड़ दिया। हालांकि स्कीम अच्छी थी, लेकिन उसको 1-2 साल चलाने के बाद में उसके अंदर के जो बिचौलिए थे, उन्होंने उसके अंदर की जो पतली गलियां थी वो निकाल दी, उसको ढूंढ ली। और उसके अंदर किसानों को फिर कोई माव मिलने नहीं लगा। गवर्नमेंट की भी इच्छा नहीं थी वो चलाने की, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम लोग आपको जो एमएसपी है उसके ऊपर बोनस देंगे। तो एडवांस बोनस का उन्होंने चक्कर चलाया था उसके अंदर, चीप पॉपुलरिटी के लिए। तो ऐसी कई कारण है उसके अंदर। लेकिन मैं मूल रूप से यही बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर इस तरीके से कोई भी कृषि उपज कहां पे भी बेच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो किसान उतना मजबूत नहीं है कि अपना माल कहां पे बेचेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना कोशिश करता हूं, 1965-70 मेरा बर्थ है 1954 का। तो 65 में तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता था और बाद में भी मैं देखते गया। आपको पता है ये जो बैंक है, तो ये बैंक के मैनेजर पहले कहां घूमते थे, भीख मांगने कहां आते थे? ये मेरे फादर के पास आते थे। डिपॉजिट दीजिए साहब, डिपॉजिट दीजिए, कुछ भी करो, इतना डिपॉजिट दे दो। गांव खेड़े में घूमते थे, सब किसानों के पास में जाते थे और किसानों से डिपॉजिट लेके बैंकों में भरते थे। जो बैंकों में डिपॉजिट भरने वाला किसान था, हरित क्रांति के बाद में ऐसा क्या हुआ कि जो बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला किसान था, बाद में वो बैंक से कर्जा लेने लगा। और उसके बाद में वो नेक्स्ट ईयर उसका प्रोडक्शन करने के बाद में उसको मुनाफा नहीं हुआ, तो किसान बैंकों का कर्जा नहीं भर सका। और आपको मालूम है फिर अभी क्या परिस्थिति है, कर्जा माफी। ये तो फंडा हो गया हर पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, झा साहब, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये सिर्फ सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। किसान जो आज कर्ज माफी मांग रहे हैं, एक बात समझिए कि आप डॉक्टर हो, मैंने आपके ऊपर विश्वास रखा, आपने जो दी गोली या ये किया, मैंने खा लिया। लेकिन अगर वो गोली खाने के बाद में अगर मुझे कोई समस्या पैदा हो गई या मैं मर गया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं हूं गोली खाने वाला या आप उसको रिकमेंड करने वाले? यही तरीका है किसान के ऊपर आज जो कर्जा हो रहा है ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स रॉन्ग पॉलिसी, रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। तो इसीलिए किसान बोलते भैया आपने के कहने के कारण हमने सुना और उसके कारण हमके ऊपर कर्जा हो गया, तो कर्जा माफी दे दो। इसके अंदर कोई गलत बातें नहीं है। इसके ऊपर ये बातें निकलती है कि नहीं ये गवर्नमेंट क्यों करेंगी, टमका करेंगी। मुझे बताइए, इसके अंदर इस गवर्नमेंट ने करीब करीब पिछले 10 सालों में ये स्पष्ट हो गया है कि जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जे में माफ कर दिया।
कर्जे माफ कर दिए, या उसको आप बोलिए राइट ऑफ कर दिए है। जी नहीं, अच्छा बोलिए, मैं आपको यहाँ करेक्ट करना। हाँ बोलिए बोलिए। सरकार ने किसी भी व्यवसायी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को 1 रुपया भी राइट ऑफ नहीं किया। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केवल दुष्प्रचार है। अच्छा, ये आप नियम समझिए क्या होता है। ये एक इंसॉल्वेंसी एक्ट कानून बनाया सरकार ने। जो व्यवसायी पहले होता था, मुझे याद है बचपन में, तो मैं समझिए आप क्या बताना चाहते हैं। नहीं, इंसॉल्वेंसी एक्ट मुझे पता है, और वो अगर जाके मैं डिक्लेयर करता हूँ कि भाई आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू पे योर लोन्स, बैंक को जाके बोले, तो वो इंसॉल्वेंसी और उसके बाद में वो डीएमआरटी वगैरह जो भी है वहां पर जाके वो उसकी कर सकता है। तो मुझे बताइए, तो क्या ये जो एक्ट है ये किसानों को क्यों लागू नहीं है? अगर मैं बोलूं कि भाई मैं कोई पोजीशन में नहीं हूं, मैं आपका कर्जा नहीं भर सकता हूं, तो बैंक ने या सरकार ने वो भी एक्ट निकालना चाहिए किसानों के लिए। अगर उसके लिए भी लागू हो जाएगा। हाँ, तो नहीं है। देखिए, बैंक्रप्सी कानून सबके लिए लागू होता है। दिवालिया घोषित, मैं भी यहाँ बैठे बैठे अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकते हो, कर सकता हूँ। हाँ। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, दिवालिया घोषित करो, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो, उसके लिए कानून बना हुआ। वो किसानों के लिए क्यों नहीं है? फिर किसान भी लगा सकता है, उसका एक कारण। हाँ। पहले क्या होता, वही मैं आपसे कह रहा था कि कंपनी का मालिक लोन लेता था बैंकों से और अमीर होता था, उसके कामगार गरीब होते थे, कंपनी गरीब होती थी। अब ये बात नहीं है। अभी कंपनी का मालिक अगर रुपया वापस न चुका सकेगा तो उसे गरीब होना पड़ेगा, उसे कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, यहाँ गलत बोल रहे हैं। देखो, सुनिए मेरी बात, मैं आपको समझाऊं। भूषण स्टील एक कंपनी, नाम सुना होगा? सुना है। बहुत बड़ी आयरन स्टील कंपनी थी भूषण स्टील। काफी हजारों करोड़ का कर्जा ले रहा था। सब सोच रहे थे कि माफ हो जाएगा पुराने जमाने के समय पे और फिर चलती रहेगी। लेकिन ये जब कानून आया, उसे बाध्य किया गया कि भाई आप बैंक्रप्सी में कंपनी चली गई, वो प्रक्रिया है। ठीक है। उसके बाद आप ताज्जुब होगा आपको सुनने के लिए, जो व्यक्ति 5,000 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं था, बोल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो 40,000 करोड़ रुपए दे के वही कंपनी को खरीदना था, उसे वंचित कर दिया गया था। उसके उस कंपनी से हाथ धोना पड़ा और आज टाटा स्टील ने उस कंपनी को खरीद लिया। ठीक है ना, जिस तरीके से रुचि सोया का हुआ। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।